म्यूचुअल फंड में पैसा रखना मतलब बर्बाद करना। म्यूचुअल फंड से जुड़ा ऐसा कई कंपनी है जो 100 गुना रिटर्न दे चुका है। हे दोस्तों, मेरा नाम है सकलदीप कुमार और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैम्स लिमिटेड के बारे में। कैम्स मतलब कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। हम यहाँ कंपनी को मोस्टली 4 पॉइंट पर एनालाइज करेंगे। पहला हिस्ट्री, दूसरा बिजनेस मॉडल, तीसरा मैनेजमेंट और चौथा फाइनेंशियल्स। और फाइनेंशियल्स में मैं लास्टली आपको यह बताऊंगा कि क्या कंपनी इस वैल्यूएशन में खरीदने लायक है अथवा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। वैसे तो इंडियन स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री लगभग 150 साल पुराना है और पहला म्यूचुअल फंड लगभग 1963 में आया। हम यहाँ बेसिकली बात करेंगे कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ म्यूचुअल फंड की तरफ। 1875 में इंडियन स्टॉक मार्केट सबसे पहले बॉम्बे में स्टार्ट हुआ। उसके कई सालों बाद 1963 में पहला म्यूचुअल फंड आया बाय द नेम ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे हमने बिग बुल के नाम से देखा है स्कैम 1992 सीरीज में। म्यूचुअल फंड इंडियन मार्केट में स्टार्ट होने के बाद 1980 के दशक में वैद्यनाथन शंकर IIT से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और IIM कलकत्ता से अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करते हैं। मास्टर्स डिग्री अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो चाहते तो अब्रॉड जाके काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया में रह के काम करना पसंद किया और ज्वाइन किया पॉन्ड्स लिमिटेड, जिसे बाद में HUL ने एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से उनका वर्किंग कल्चर चेंज हो गया पूरा तरीके से और इसीलिए उन्होंने उस कंपनी को छोड़ दिया। लेकिन उस कंपनी को छोड़ने से पहले उन्होंने 2 अच्छा काम किया। सबसे पहला तो उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रहा था उसको सीखा। उन्होंने विजय सुधा से शादी किया, जिनका एक्सपर्टीज कंप्यूटर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा था, जिन दोनों की वजह से उन्हें आगे इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ जब वो कैम्स बिजनेस को सेटअप करना शुरू किए। तब पॉन्ड्स छोड़ने के बाद उन्होंने उनकी वाइफ द्वारा स्थापित स्वाति इंटरप्राइजेज में कुछ साल काम किया फ्रॉम 1988, जिसका बेसिकली काम था सॉफ्टवेयर को डेवलप करना छोटे छोटे एंटरप्राइजेस के लिए। उसके बाद उन्होंने कैम्स का एक बिजनेस स्टार्ट किया 1988 में और कुछ एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करते थे कंप्यूटर रिलेटेड। फाइनेंशियल मार्केट का डिमांड को देखते हुए उन्होंने थोड़ा सा अप्रोच लिया टुवर्ड्स द कैपिटल मार्केट और उनको उनका पहला प्रोजेक्ट मिला रिलायंस की तरफ से एज अ रिलेशनशिप इन्वेस्टर सेंटर। बेसिकली उनका काम था रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट। रिलायंस का ट्रांसफर एजेंट था रिलायंस कंसल्टेंसी सर्विस। उसका एक हेल्पर के तौर पे मद्रास डिवीजन का IPO को संभालना था। बेसिकली यही काम था। धीरे धीरे कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे डिमांड बढ़ रहा था कैपिटल मार्केट में, कंपनी ने सोचा क्यों ना कैपिटल मार्केट में ही घुसा जाए और इसका सपोर्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ने भी, क्योंकि 1991 में LPG आ गया। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स में शेयर ट्रेड होने लगा, फिर सेबी को भी पावर मिल गया। तो इन सब कारणों की वजह से कंपनी को लगा, कैम्स को लगा या कहे शंकर को लगा कि क्यों ना कैपिटल मार्केट में ही अपना हाथ आजमाया जाए, जिसकी वजह से उन्होंने रजिस्ट्रार का काम शुरू किया। रजिस्ट्रार का बेसिक काम होता है IPO में हेल्प करना, वो हम बेसिकली बिजनेस मॉडल में समझेंगे। अभी बस समझिए कि हाँ, रजिस्ट्रार मतलब IPO को हेल्प करना। IPO में वो काफ़ी कंपनियों को हेल्प कर रहे थे और 1993 से 95 के बीच लगभग 1500 कंपनी का IPO आया। 1500 कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। दिक्कत तब हुआ जब कैम्स का काम था बेसिकली आदमियों से पैसा लेना और एप्लीकेशन लेना। तो बहुत सारा कंपनी था जो अच्छा था, लेकिन ज़्यादातर कंपनी खराब था, जिसकी वजह से वो पैसा डूब गया आदमी का। तो आदमी सब आके कैम्स को बोलने लगा कि आपकी वजह से डूब गया, आप पैसा डालें। तो ये चीज़ उनको काफ़ी अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से उन्होंने IPO को छोड़ के म्यूचुअल फंड बिजनेस में घुसना ज़्यादा पसंद किया। और ठीक 2 साल पहले 1993 में म्यूचुअल फंड को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला भी गया था, जो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी साबित हुआ भी शंकर के लिए। 1995 में म्यूचुअल फंड में इंटर किया और RTA का लाइसेंस भी लिया, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का लाइसेंस भी लिया फॉर म्यूचुअल फंड। और आगे के कुछ सालों में उनके अच्छे कामों की वजह से उन्हें बहुत सारे फंडिंग हाउस से फंडिंग भी मिला और उन्होंने अपने बिजनेस को बस म्यूचुअल फंड तक सीमित नहीं रखा, उससे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया है। इंश्योरेंस सेगमेंट, KYC सेगमेंट, सॉफ्टवेयर फी के अलावा कुछ और सेगमेंट में थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया, जो काफ़ी बढ़िया बात है। तो ये तो था ओवरऑल हिस्ट्री कैम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर एक लाइन में समझे तो कंपनी का बिजनेस है रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का ऑफ म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट। मान लेते हैं एक कंपनी है X, मान लेते हैं वो बैकग्राउंड का सारा काम कर चुका है, अब उसको IPO लॉन्च करना है। जस्ट IPO लॉन्च करने वाला है तो वो कॉन्टैक्ट करेगी एक रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को। बेसिक काम है रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का कि सबसे पहले वो एप्लीकेशन कलेक्ट करेगा। तो रजिस्ट्रार का काम है कि वो एप्लीकेशन कलेक्ट करेगा, पैसा कलेक्ट करेगा IPO के स्टार्टिंग में। तो वो सारा कलेक्ट कर लिया, अब अपने पास रखा है। अब मान लेते हैं IPO लॉन्च हो गया, जिसको शेयर मिलना था मिल गया। अब जिसको शेयर मिल गया था उसका रजिस्ट्रार में नाम चढ़ जाएगा, उसको शेयर मिल गया वो चढ़ जाएगा। अब जिसको नहीं मिला है उसका पैसा के साथ एप्लीकेशन को वापस कर दिया जाएगा। तो ये काम है बेसिकली रजिस्ट्रार का। दूसरा काम है शेयर ट्रांसफर एजेंट। अब IPO लॉन्च हो गया, अब आम आदमी के हाथ में शेयर है, अब एक आदमी के हाथ से दूसरा आदमी के हाथ में शेयर जा रहा है, तो उसका रिकॉर्ड रखने का काम है शेयर ट्रांसफर एजेंट का। IPO के थ्रू रजिस्ट्रार में रजिस्टर हो गया है शेयर, किसके पास कौन सा शेयर है, अब कुछ ट्रांसफर हो रहा है तो उसका डेटा रखेगी शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो ये बेसिकली 2 अलग अलग काम है। IPO का देखता है रजिस्ट्रार और सेकेंडरी मार्केट को देखता है शेयर ट्रांसफर एजेंट। अगर आपको इन दोनों के बारे में समझ नहीं आ रहा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, तो मैंने CDSL पे वीडियो बनाया है, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आपको बहुत सारा अदर इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा स्टॉक मार्केट रिलेटेड। तो बेसिक काम यही है कि जो शेयर का ऑनर है उसका रिकॉर्ड पर रखना, ये काम है। अब आप में से बहुत कोई कंफ्यूज हो सकते हैं कि CDSL का भी तो लगभग काम वही है।
CDSL का काम है कि जो मैंने पिछला वीडियो में बताया, CDSL का बेसिक काम है कि वो शेयर का जो करंट ऑनर है उसका रिकॉर्ड को रखती है। पीछे कौन ऑनर था वो सब नहीं देखती है। करंट ऑनर का रिकॉर्ड बस CDSL पास रहेगा। बाकी सारा का शेयर का इन्फॉर्मेशन, कौन सा शेयर किसके पास था, कहाँ गया, वो सारा डेटा इन्फॉर्मेशन रहेगा RTA के पास में। तो ये तो बात हुआ बिजनेस के बारे में। तो पहले ये सारा का सारा ऑफलाइन होता था, अब पेपर में भर भर के देना पड़ता था। आजकल सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो ये हम बात किए कंपनी का, तो यहीं से इसका नाम आया है रजिस्ट्रार, मतलब रजिस्टर करना, शेयर ट्रांसफर करना, उसका डेटा को रिकॉर्ड रखना, तो शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो दोनों को जोड़ दिए एक काम में, तो हो गया शेयर ट्रांसफर एजेंट। हमको लगा आपको जानना चाहिए एक्चुअल काम रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का, इसीलिए हम बता दिए। खैर, कंपनी इस सेगमेंट में काम नहीं करती। कैम्स का इसमें कोई काम नहीं है। कैम्स बेसिकली काम करती है म्यूचुअल फंड रिलेटेड। तो हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड का, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली में होता क्या है, कैसे काम करता है। सबसे पहले एक स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर बेसिकली हो सकता है ICICI, HDFC। अब हम नाम ले रहे तो हम रिकमेंड नहीं करें, बस हम नाम बता दे रहे, SBI। तो ये सारा हो गया स्पॉन्सर्स। ये मेजोरिटी ओन करता है कंपनी को। तो उससे नीचे होता है ट्रस्टी क्रिएट किया जाता है, जो कि नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ आदमी बैठा जाता है, इसको बोर्ड या डायरेक्टर बोल सकते हैं। इनका काम रहता है कि उसके नीचे जो AMC है वो किस तरीके से फंड काम कर रहा है उसको देखना। सबसे पहले हो गया स्पॉन्सर, जो पूरा का पूरा बिजनेस ऑन करेगी। वो चलाने के लिए ग्रुप ऑफ डायरेक्टर को दे दिया, जिसको ट्रस्टी बोले। उसके नीचे AMC होता है। AMC का बेसिक काम होता है कि उस फंड को चलाना, कौन सा स्टॉक में पैसा रखेगा, कब निकालना है, कब डालना है, किस पे रिसर्च करना है, ये सारा काम AMC का होगा। अब AMC के पास तो सारा का सारा पैसा, उसी को अगर शेयर रखने के लिए दिया जाएगा तो मैनिपुलेट कर सकता है, इसीलिए उसको शेयर रखने नहीं दिया जाता। उसके साथ में एक कस्टोडियन रहता है। AMC शेयर खरीदेगी भले जरूर, लेकिन शेयर रखा गया कस्टोडियन के पास में। तो ये थोड़ा सा अलग रखा गया। अगर आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है क्यों अलग किया गया, अगर आपको ये समझना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक बुक पढ़े केन फिशर का, हाउ टू स्मेल द रेट। वहाँ आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये दोनों को अलग क्यों किया गया है। अब AMC के पास पैसा आएगा कैसे? एक ब्रोकर है, ब्रोकर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट उसका ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो बीच में एक आता है रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट, जो एप्लीकेशन को लेता है, प्रोसेस करता है, कस्टमर सर्विस देता है, सारा किसका कितना यूनिट्स है, ऐप के थ्रू दिखाता है, वेबसाइट के थ्रू दिखाता है, पैसा पेमेंट के ऑप्शन को देता है। ये सारा काम रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट का है। मतलब एक तरीके से लिंकअप का काम करती है AMC, और जहाँ से पैसा आएगा वहाँ से उसके बीच का लिंकअप का काम करेगी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट। तो इस सेगमेंट में अगर बात करें तो कैम्स का लगभग 70% मार्केट कैप्चर्ड है। होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा का सारा बिजनेस मॉडल, किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है और RTA का काम क्या है। RTA बेसिकली एप्लीकेशन को लेना, कोई भी आदमी अप्लाई करता है तो उसका एप्लीकेशन लेना, उसको वेरीफाई करना, KYC करना, साथ में उसका पैसा जो दिया है वो कितना पैसा दिया है, कितना दिन बाद वो रिडीम करेगा, ये सारा चीज़ को देखना बेसिकली यही काम है कैम्स का। हमको बहुत बार मेल आता है, 1 रुपया भी पैसा आता है, वो चेक करता है। आप देखेंगे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होंगे तो आपको 1 रुपया 2 रुपया कभी कभी भेजता है वेरीफाई करने के लिए कि हाँ अकाउंट वैलिड है या नहीं है। उसके अदर चीज़ का वैलिडेशन होता है, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, यही सब काम है कैम्स का। अगर इसका रेवेन्यू का बात करें तो इसको 3 पार्ट से रेवेन्यू आता है। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड एसेट बेस्ड से। इससे बेसिकली होता क्या है कि मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, सपोज मान लेते हैं कि SBI है। SBI का AUM हो गया है मान लेते हैं 100 रुपया, तो उसका परसेंटेज वाइज कुछ चार्ज करती है कैम्स, क्योंकि उसका डेटा को वो मैनेज कर रही है। तो वो हो सकता है 0.05%, 0.06%, डिपेंड करता है उसका AUM पे। अगर AUM ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे परसेंटेज कम होता है, और अगर AUM कम है तो वो धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ता है। तो ये प्री डिफाइंड होता है। ये कभी कंपनी ये नहीं बोलेगी कि हम इतना % इतना से लेंगे, वो जैसे जैसे किसी कंपनी का AUM बढ़ता जाएगा तो डेटा तो उतना ही को मैनेज करना है ना, बस AUM बढ़ रहा है इसीलिए थोड़ा थोड़ा वो चार्जेस को कम करते जाती हैं, तो कंपनी पे बर्डन बढ़ेगा। क्योंकि कंपनी मान लीजिए 100 आदमी दिया हुआ 1-1 रुपया, अब AUM 100 से सीधा का सीधा 200 हो गया, तो यहाँ पे 200 डेटा उतना ही मैनेज कर रही है लेकिन बढ़ गया AUM, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कम चार्ज करती है ताकि जो कंपनी आगे वाला है उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। तो पहला तो ये हुआ। अब मान लेते हैं किसी कंपनी का AUM बहुत कम होता है तो कंपनी क्या करती है कि उससे फिक्स्ड चार्ज लेती है। ऐसा नहीं कि AUM कम है तो हम कम करते जाएंगे। बेटर होता है कि जो सबसे कम है, छोटा है, AUM जिसका कम है, उसको सबसे पहले तो बोलेगी आप मिनिमम चार्जेस पे कीजिए। अब जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे आपका कुछ परसेंटेज कम होता जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी को लगभग 75% रेवेन्यू जनरेट होता है। एक अच्छा बात है कि कंपनी इक्विटी सेगमेंट में ज़्यादा चार्ज करती है और डेट या हाइब्रिड या ETF में कम चार्जेस करती है। इसका रीज़न भी है क्योंकि जब आदमी इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो थोड़ा सा ज़्यादा कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा वो बाय सेल का ट्रांजेक्शन ज़्यादा रहता है, बाय सेल ज़्यादा करता है एज कम्पेयर टू डेट फंड का, इसीलिए कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करती है, जो काफ़ी बढ़िया बात भी है। तो ये तो हुआ 75% बिजनेस मॉडल का। रेस्ट ऑफ द 15% कंपनी को कुछ और चीज़ों से आता है। मान लेते हैं कि AMC कोई काम करने बोलती है, उस काम को अगर कैम्स करती है तो उससे थोड़ा बहुत आता है। साथ में अगर जो ट्रांजेक्शन होता है उसको सेटल करने का काम, चाहे वो ऑफलाइन हो, चेक के थ्रू कोई पेमेंट किया हो या ऑनलाइन भी किया हुआ हो, तो उसको सेटल करने का काम कैम्स करती है, तो उससे भी कंपनी को लगभग कुछ पैसा जनरेट होता है। तो ये कुल मिला के लगभग इसके पूरे रेवेन्यू का 15% होता है। अब आता है लास्ट 10%। जो लास्ट 10% है उसमें कंपनी काम करती है KYC सेगमेंट में, इंश्योरेंस सेगमेंट में, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इन सबसे लगभग 10% कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है। अब अगर सेल्स का बात करें तो कंपनी का लास्ट 6-7 साल में सेल्स ग्रो किया लगभग 10% से, और अगर प्रॉफिट का बात करें तो वो ग्रो किया लगभग 21-22% के आसपास।
जो क्लियरली बताता है कि कंपनी का जो मार्जिन है वो काफ़ी हाई एवरेजली इंक्रीज भी कर रहा है। तो ये तो था ओवरऑल बिजनेस मॉडल कैम्प्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। ये एक प्रोफेशनल रन कंपनी है और भी शंकर लगभग 2% के आसपास इसका स्टेक ओन करते हैं। लगभग SICS करके कोई कंपनी का नाम है, उसके थ्रू वो इसका शेयर को ओन करते हैं लगभग 2%। जहाँ तक बात है रेमुनरेशन का, तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है पब्लिक डोमेन में। केसेस है स्कैम, उसके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं था। बस डेटा सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत कुछ आर्टिकल आपको गूगल करने से मिल जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी का डेट 0 है। और कंपटीशन का बात करें तो ये काफ़ी बड़ा प्लेयर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होगा इसको। दूसरा, कंपटीशन की वजह से अगर कोई नया प्लेयर इंटर भी करता है तो जो पुराना प्लेयर SBI जो कैम्प्स के साथ जुड़ा हुआ है वो अचानक से छोड़ के उसके पास नहीं जाने वाला। जो नया वाला आएगा उसको नया म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ के इसके बराबर होना पड़ेगा, जिससे काफ़ी टाइम लगेगा। तो कंपटीशन इतना जल्दी आने नहीं वाला है। तो डेट और कंपटीशन की वजह से कंपनी कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला कंपनी पे। बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो काफ़ी मस्त है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा काफ़ी हाई है। अब बात करते हैं कैश फ्लो का। कंपनी का प्रॉफिट आसानी से कैश में कन्वर्ट हो रहा है। कंपनी को पता है कि ये इस बिजनेस को बहुत ज़्यादा स्केल नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए म्यूचुअल फंड डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी जाकर वो स्केल हो पाएगा। जो कंपनी खुद नहीं कर सकती वो मार्केट डिमांड बेसिस पे होगा, इसीलिए कंपनी बहुत ज़्यादा पेमेंट कर देती है डिविडेंड में, जो काफ़ी बढ़िया बात है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन का। कंपनी का लास्ट कुछ सालों का प्रॉफिट का अगर बात करें तो वो है अराउंड 250 करोड़। अगर इसको 20 to 30 का मल्टीपल दे तो लगभग कंपनी का वैल्यूएशन आता है 5000 to 7500 करोड़। और अगर ऑनर्स अर्निंग के थ्रू निकाले तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग कंपनी का वैल्यूएशन आ रहा है 2500 to 3000 करोड़। ये डिपेंड कर सकता है आप किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सब्जेक्टिव टर्म होता है थोड़ा सा। और कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास, जो क्लियरली बताता है कि कंपनी अपने जो फेयर वैल्यूएशन है उससे 2 to 3 टाइम्स हायर मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। तो ये तो था ओवरऑल एनालिसिस कैम्प्स के बारे में। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आया है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में लिखें ताकि मैं उसका आंसर कर सकूँ। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।